Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है ये मैकेनिक्स का, इसकी हम यूनिट फर्स्ट पढ़। नेक्स्ट जो चैप्टर ये आपकी यूनिट फर्स्ट में ही है ये पार्ट, पर ये आपका जो चैप्टर है हिंदी मीडियम के अगर आप बुक कंसिडर कर रहे हैं तो ये चैप्टर सेकंड है, और अगर इंग्लिश मीडियम की बुक आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये चैप्टर नंबर 5 है, मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स फील्ड एंड केपलर्स लॉ, केंद्रीय बल क्षेत्र में गति तथा केपलर के नियम। इसे स्टार्ट करने से पहले हम शुरू करेंगे बच्चों, केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्स क्या होता है। केंद्रीय बल होता है यदि किसी वस्तु पर एक बल इस प्रकार से कार्य करे कि बल की दिशा एक स्थिर बिंदु की ओर अथवा उस बिंदु से दूर की ओर रहे। इट मीन्स कोई भी एक पॉइंट है उससे या तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इससे दूर होगी या फिर इसकी तरफ होगी। तो ये जो क्या होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। इसकी यहाँ तो हमने बात की अभी, तो इसकी डायरेक्शन की कि इसकी दिशा क्या होती है, जिस पॉइंट पे लग रहा है उस या तो उसकी ओर या उससे दूर। इसका परिमाण क्या होता है, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है बच्चों, स्थिर बिंदु से, वो जो बिंदु हमें दिया हुआ है स्थिर बिंदु, उससे जो दूरी है या डिस्टेंस है उस पर निर्भर करता है। इट मीन सेंट्रल फोर्स क्या हो गया बच्चों, ये उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे हम फोर्स निकाल रहे हैं उस पॉइंट से दूरी पर निर्भर करता है। एक तो एक कांस्टेंट आएगा और एक इसकी डायरेक्शन आएगी। ठीक है, अब क्या मान लेते हैं कि मान लो कि मूल बिंदु एक स्थिर बिंदु है, फिक्स पॉइंट मान लिया हमने, तो सेंट्रल फोर्स क्या होगा बच्चों, अभी हमने क्या कहा कि एक तो फंक्शन होगा वो उसकी दूरी का, तो दूरी मीन्स आर, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन आएगा उसकी दूरी से रिलेटेड, ये उसकी डायरेक्शन है आर कैप, और प्लस माइनस के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स की जो इक्वेशन आएगी या फिर सेंट्रल फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो इस पे बेस होगा। एक फंक्शन होगा आर का, एक दिशा होगी और एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर के कांस्टेंट है, आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, एफ आर क्या है, फंक्शन है कोई उस मूल बिंदु से दूरी का फलन, ए फंक्शन ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इन जनरल सेंट्रल फोर्स निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। जनरली हम सेंट्रल फोर्स की जो डेफिनेशन है, जो इसका फॉर्मूला है, किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, के, और ये इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आई जाती है आर कैप प्लस माइनस आर कैप, ये उससे दूर जा रहा है या पास आ रहा है उस पर निर्भर करता है कि इसकी डायरेक्शन प्लस में होगी या माइनस में होगी। और जो आर का फंक्शन है यानी कि दूरी का फंक्शन है वो अपॉन में आर के किसी पावर के रूप में आता है या फिर किसी घात के रूप में आता है। तो सेंट्रल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं बच्चों, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत स्थिति जो बल होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब आप देखिए ये बिल्कुल इस सेंट्रल फोर्स जो है इसका जैसा इसका फॉर्मूला है, ये ऊपर का पूरा हम कांस्टेंट में यदि लें तो नीचे किसका फंक्शन है, आर का, यानी कि आर की पावर एन का, जैसा कि हमने यहाँ बताया था, और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। अब हमें इसे इस इक्वेशन के साथ यदि कंपेयर करें तो यहाँ पर कैपिटल के, ये आपका स्मॉल के है, कैपिटल के की वैल्यू हमें क्या मिल गई बच्चों, के Q1 Q2। ठीक है, आर की पावर एन बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर, तो ये उसी के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर के हमारे पास क्या आ गया, के Q1 Q2। के जो है यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, कोई भी फ्री स्पेस या फिर स्वतंत्र आकाश हमें जो दिया हुआ है उसकी परमिटिविटी कहलाती है। इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम अपॉन कूलम स्क्वायर। तो के तो हमारा ये आ गया। एफ आर क्या है, हमारा फंक्शन हमने देख ही लिया, 1/r स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि चुंबकीय स्थिति बल की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है μ/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आर कैप। इसे यदि हम इस इक्वेशन के साथ सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन के साथ यदि कंपेयर करें तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई बच्चों, हमें μ0 m1 m2 अपॉन 4 पाई, के की जगह तो ये आ गया, आर की पावर एन की जगह क्या आ गया, आर स्क्वायर, और आर कैप यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन है, तो के हमारे पास ये आ गया। एफ आर यानी कि फंक्शन हमारे पास 1/r स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर μ0 जो है वो क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है
फ्री स्पेस का, इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 टेस्ला टेस्ला अपॉन एम्पियर पर मीटर। तीसरा जो फोर्स आता है सेंट्रल फोर्स का जो एग्जांपल है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के बल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो आता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन माइनस r कैप। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए आप, k की जगह तो हमारे पास क्या है Gm1m2, फंक्शन हमारे पास क्या है 1 अपॉन r के पावर n क्या है 1 अपॉन r स्क्वायर, और g हमारे पास g ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये जो कांस्टेंट होता है ना बच्चों एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए फिजिक्स में, और g ये इनकी वैल्यूज बार बार काम आती है और ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, याद रखना इन वैल्यूज को। अब हमारे पास क्या आता है, हमने सेंट्रल फोर्स की बात कर ली, सेंट्रल फोर्स होता क्या है। अब हम आता है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड, यानी कि केंद्रीय बल के प्रभाव में यदि कोई कण गति कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी समीकरण क्या होगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम क्या बात करते हैं, यदि कोई कण है जो कि केंद्रीय बल, ये बल लग रहा है F इज इक्वल टू प्लस माइनस के, F फंक्शन है 1 अपॉन r की पावर n का r कैप, इसके प्रभाव में यदि गति कर रहा है तो उसके यदि, वैसे तो हम कोऑर्डिनेट बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हम लेते हैं वो x y z के रूप में लेते हैं, यदि इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें यानी कि ध्रुवीय निर्देशांकों की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आता है r थीटा इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसके अगर यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट लेके चलें, पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो गति की समीकरण क्या होगी F r इज इक्वल्स टू F फोर्स क्या होता है m यहाँ पर द्रव्यमान है, a यहाँ पर त्वरण है और वो किसका फंक्शन है r का। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होती है m d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट बंद है। यहाँ पर हम d2r अपॉन dt स्क्वायर को बच्चों r डबल डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, r यहाँ पर ऐसे कैसे आएगा, और d थीटा अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं थीटा डॉट, यानी कि जो एक बार डेरिवेटिव है उसके ऊपर हम एक बार डॉट लगा के उसे डिनोट करते हैं, दो बार जो डेरिवेटिव हो रहा है उसे हम दो बार डॉट लगा कर डिनोट करते हैं। ये इक्वेशन हम प्रूफ करेंगे एक्चुअल में, अब जो हम आगे जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें हम ये इक्वेशन प्रूव करेंगे कि यदि पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास या ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा हो तो हमारे पास गति की समीकरण ये होती है। ठीक है, अब इसे शुरुआत क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हो कि कण का त्वरण क्या है a है, टोटल त्वरण a है, पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा है यानी कि r और थीटा का फंक्शन है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a किस किस का फंक्शन है ar यानी कि r का फंक्शन है r कैप प्लस a थीटा कैप यानी कि ये थीटा और r दोनों का फंक्शन है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी r डॉट डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर r कैप प्लस 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ये हम इक्वेशन 3 से लिख सकते हैं। r कैप और थीटा कैप क्या है बच्चों, r और थीटा की डायरेक्शन में एकांक सदिश है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, सेंट्रल फोर्स फील्ड जो होता है यानी कि केंद्रीय बल का जो क्षेत्र होता है उसमें त्वरण का कोई भी जो घटक होता है वो थीटा की दिशा में नहीं होता, यानी कि हम ये जो त्वरण है इसमें थीटा की जो डायरेक्शन है, थीटा का जो कंपोनेंट हमें दिया हुआ है हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू ए आर कैप, सिंपली हमारे पास a की वैल्यू आ गई यानी कि a हमारे पास क्या है ये है बस। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने गति की समीकरण लिखी है इसमें थीटा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब नेक्स्ट जो ओनली थीटा पे जो थीटा पर जो डिपेंड होने वाली इक्वेशन है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दी गई है क्योंकि थीटा पर डिपेंड नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ ये वाला है जो कि हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है r के ऊपर डिपेंड। तो अब हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा केंद्रीय बल एक व्युत्क्रम वर्ग बल है। व्युत्क्रम वर्ग मीन्स कि अपॉन में इसके वर्ग है, ये तो है ही हमारे पास। हम क्या मान के चल रहे हैं, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन माइनस के कांस्टेंट है अपॉन r की पावर 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ गई, यहाँ पर k ग्रेटर देन 0 है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यदि m द्रव्यमान का कण यानी कोई भी पार्टिकल एक वृत्तीय कक्ष यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी त्रिज्या क्या है r है,
आर सर्कुलर, आर त्रिज्या के कोई वृत्तीय कक्ष है, उसमें कोणीय वेग ओमेगा से चक्कर लगा रहा है तथा उस पर कोई भी बाह्य बल या फिर एक्सटर्नल टॉर्क कार्य नहीं करता है, तब इसका कोणीय संवेग J क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि m द्रव्यमान का कोई कण है जो कि एक वृत्तीय कक्ष में जिसकी त्रिज्या r है, उसमें कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है और इस कोणीय वेग पर ये जब गति कर रहा है तो इस पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, तो इसका जो कोणीय संवेग है यानी कि एंगुलर मोमेंटम जिसे हम J से डिनोट कर रहे हैं वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो J का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? जैसे मोमेंटम यानी कि संवेग, जो लीनियर संवेग हम लेते हैं वो क्या होता है? P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो यहाँ पर कोणीय संवेग क्या होगा? J इज इक्वल्स टू m इंटू वी इंटू आर। ये क्या है? R यहाँ पर डिस्टेंस है। अब v को हम यदि ओमेगा की फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? ओमेगा r। तो J हमारा क्या आ जाएगा? m r स्क्वायर ओमेगा। ये हमने क्या मान के चले हैं कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब ओमेगा क्या है बच्चों? कोणीय वेग है। कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि जो विस्थापन होगा उसका ही तो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि v इज इक्वल्स टू क्या होता है? dr अपॉन dt होता है, ये आप जानते हैं। तो ओमेगा ये तो क्या है? रेखीय गति में है। कोणीय गति में ओमेगा का मान क्या होगा? d थीटा अपॉन dt। यहाँ पर v की जगह तो क्या आ गया? ओमेगा आ गया और r की जगह क्या आ गया? थीटा आ गया। ये ध्रुवीय निर्देशांकों में है। ओमेगा की वैल्यू ये आ गई तो यहाँ पे हम J में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो J इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 आ गई। यहाँ से अपन डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी J अपॉन m r स्क्वायर। यहाँ थीटा कण का कोणीय विस्थापन है, ठीक है। J तथा m बोथ आर कांस्टेंट। J और m क्या है? J भी कांस्टेंट है, हमने मान के चले हैं, m भी कांस्टेंट है। तो J अपॉन m भी क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। यदि हम J अपॉन m को Q से रिप्रेजेंट करें, J अपॉन m को हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं? Q। तो J अपॉन m को यदि हम Q लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों? d थीटा अपॉन dt इज इक्वल्स टू Q अपॉन r स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब यदि माने कि U बराबर 1 अपॉन r या फिर 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू U, यहाँ पर 1 अपॉन r की जगह यदि हम U रखें तो d थीटा अपॉन dt हमारे पास क्या आ जाएगा? QU स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 10 आ गई। अब नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे? R इज इक्वल्स टू हमने क्या मान के चले अभी? 1 अपॉन U या फिर U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। तो हम इसको अवकलित करेंगे या फिर डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? dr अपॉन dt। 1 अपॉन U को यदि हम अवकलित करें तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन U स्क्वायर और U को t के सापेक्ष करेंगे तो du अपॉन dt। इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे d थीटा से ऊपर नीचे यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन U स्क्वायर du अपॉन d थीटा अपॉन dt। d थीटा से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारे पास d थीटा अपॉन dt की वैल्यू है जो कि ये रही पीछे से इक्वेशन नंबर 10 से। तो यहाँ पर d थीटा अपॉन dt की जगह QU स्क्वायर हम पुट कर देंगे तो dr अपॉन dt आपका क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन U स्क्वायर QU स्क्वायर du अपॉन d थीटा। ये इक्वेशन नंबर 10 से हमने लिख दिया। तो dr अपॉन dt आपके पास क्या आ गया बच्चों? U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया माइनस Q du अपॉन d थीटा। अब देखिए बच्चों ये आपकी पहले इक्वेशन थी जिसे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना आपकी वो यही तो थी, F इज इक्वल्स टू m। ये समीकरण थी सेंटर फोर्स की, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो हम इसे ही तो सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम dr अपॉन dt तक पहुंचा, इट मीन्स हम d2r अपॉन dt स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। एक हम d थीटा अपॉन dt की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। d थीटा अपॉन dt तो हमने निकाल लिया ये रहा। अब हम मेनली d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम dr अपॉन dt तक निकाल लिया। अब हम इसे एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? d2r अपॉन dt स्क्वायर। इसको एक बार और अवकलित करेंगे d बाई dt dr अपॉन dt। तो इसे हम अवकलित करेंगे तो क्या आएगा? d बाई dt माइनस q du अपॉन d थीटा। t के सापेक्ष इसको बच्चों ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर फिर से हम थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? d अपॉन d थीटा। ऊपर यहाँ भी कर देंगे d थीटा अपॉन dt। d थीटा से अगर d थीटा आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? d अपॉन dt आएगा, ठीक है। अंदर क्या आएगा? माइनस q du अपॉन d थीटा। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू
माइनस क्यू, ये तो बच्चों बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ से हम डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे क्यू यू स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपका क्यू यू स्क्वायर इक्वेशन नंबर 10 से। अब बच्चों ये इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू से क्यू मल्टीप्लाई होगा माइनस क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 12 आ गई। अब आप देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन ये थी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एक तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की और एक डी थीटा अपॉन डी टी की, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास एफ आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों एम, यहाँ पे डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की जगह क्या रखेंगे क्यू यू स्क्वायर, तो ये क्या आ गया क्यू यू स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है ना वो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इसे हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, माइनस एम तो बाहर है ही, माइनस भी हम बाहर ले लेंगे, माइनस को हमने बाहर लिया तो एम और क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर को भी हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा माइनस एम क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा आपको डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस आर यू स्क्वायर। अब एफ आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर हम आर की जगह 1 अपॉन यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास इक्वेशन थी, तो माइनस एम क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 13 आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 13 आ गई बच्चों। अब हम क्या जानते हैं, ये हमारे पास एफ आर आया है, एफ आर यानी कि सेंटर फोर्स की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास ये आई है, तो हम क्या जानते हैं एफ आर क्या होता है बच्चों माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, ये हम शुरू में मान के चले थे, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू तो हम मान के ही चले थे एफ आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 अपॉन आर की जगह हम यू यदि पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस के यू स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यदि हम आपस में इक्वल करें तो हमें क्या मिलेगा के यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एम क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। एम क्यू स्क्वायर को इसके नीचे ले आएंगे, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट जो आएगी हमारे पास इक्वेशन वो आएगी के अपॉन एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू क्यू, इसे हमने क्या मान लिया क्यू मान लिया, क्यू यहाँ पर बच्चों क्या है कोई भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू क्यू। अब हम यू को इक्वल के यदि इस साइड ले जाएं तो ये हमारे पास क्या आएगा क्यू माइनस यू, तो माइनस यदि हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस ऑफ यू माइनस क्यू, ये साइड तो आपके पास ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जो ये साइड बचेगी, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर बचेगा, क्यू हमने कोई कांस्टेंट माना है किस, तो यहाँ पर हम इसे डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यू को हम क्या लिख सकते हैं यू माइनस क्यू, और राइट हैंड साइड हमारे पास यही है u माइनस क्यू कैसे लिख दिया बच्चों हमने, इसको अपन खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो कि यहाँ पर है ही, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, तो ये सिर्फ हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं u माइनस क्यू। अब ये जो इक्वेशन आपके पास प्राप्त हुई है ये एक सरल आवर्त गति की समीकरण को व्यक्त करती है, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की समीकरण को व्यक्त करती है, और इसका जो सॉल्यूशन हम जनरली लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बच्चों u माइनस क्यू, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे है वो u माइनस क्यू इज इक्वल्स टू r cos थीटा माइनस थीटा 0, ये हम जनरली सरल आवर्त गति की जो समीकरण होती है उसका सॉल्यूशन यही लिखते हैं। तो यहाँ से यदि हम u की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा q प्लस r cos थीटा माइनस थीटा 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 16 आ गई। यहाँ पर बच्चों q तो कांस्टेंट है ही, r भी कांस्टेंट है और थीटा 0 भी कांस्टेंट है, तो अब क्या है u बराबर क्या है बच्चों 1 अपॉन r, तो केंद्रीय बल के प्रभाव में कण के पथ का सूत्र क्या हो जाएगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्यू प्लस r cos थीटा माइनस थीटा 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को l से मल्टीप्लाई करेंगे, l से मल्टीप्लाई यदि हम करें तो हमारे पास क्या आएगा l अपॉन r इज इक्वल टू एल क्यू प्लस एल आर cos थीटा माइनस थीटा 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 17, ठीक है। यदि हम मान के चलें कि एल क्यू इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू 1 मान ली,
एल आर इज इक्वल्स टू ई यदि हम लिखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 17 है वो क्या हो जाएगी, एल अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा 0। ये आपके पास फाइनली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 18। अब इक्वेशन नंबर 18 बच्चों एक कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है जिसका कक्षीय प्राचाल एल यहाँ पर क्या है, कक्षीय प्राचाल है, इट मीन्स ऑर्बिटल पैरामीटर है एल, और ई यहाँ पर क्या है बच्चों, इसेंट्रिसिटी है। इसे किसी भी पथ की इसेंट्रिसिटी या फिर पथ की उत्केंद्रता भी बोलते हैं। तो 18 ये 18 है, इसको हम एनालाइज यदि हम करें तो 18 की जो ज्यामितीय आकृति है यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री है कि ये इक्वेशन है किस चीज की, हमें क्या पता है इक्वेशन किस चीज की है। तो ये जो सवाल है ये हमें ई के मान से ही पता चलता है। यदि ई का मान बच्चों लेस देन 1 होता है यानी कि 1 से कम होता है तो ये जो इक्वेशन होती है ये इक्वेशन एक दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स की इक्वेशन होती है। यदि ई का मान 0 होता है तो ये इक्वेशन एक वृत्त यानी कि सर्किल की इक्वेशन होती है। यदि ई का मान ग्रेटर देन या ज्यादा होता है 1 से तो ये एक अतिपरवलय या हाइपरबोला का सूत्र होता है, और यदि ई का मान 1 होता है तो ये एक परवलय या फिर पैराबोला का सूत्र होता है। ये इक्वेशन हमें 4 तरह की डेरिवेशंस को बताती है, 4 तरह की जो ज्यामिति है उसको बताती है। तो ये ज्यामिति बच्चों कैसे होती है, देखो वृत्त तो ये रहा, इस तरह का होता है वृत्त। इलिप्स क्या होता है, इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त, ये इस तरह का होता है, ठीक है। पैराबोला क्या होता है, परवलय, ये कुछ इस तरह का होता है, और अतिपरवलय क्या होता है बच्चों, ये कुछ इस तरह का होता है। अब केंद्रीय बल के प्रभाव में कण की गति का पथ कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 2 प्रकार के हैं। एक तो परिबद्ध होता है यानी कि बाउंडेड यानी कि बंद वाला। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों बंद वाले में, एक तो ये रहा वृत्त और एक क्या है दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स, ठीक है। दूसरा प्रकार का पथ हमारे पास कैसा प्राप्त हुआ है हमें, खुला यानी कि ओपन। ओपन में हमारे पास 2 तरह के आ गए बच्चों, एक तो आ गया परवलय यानी कि पैराबोला, एक आ गया अतिपरवलय। आप डायग्राम में ये सब कुछ देख सकते हैं। और पथ का प्रकार उसकी उत्केंद्रता यानी कि ई पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ई का मान जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये डायग्राम भी आपस में चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 18 जो थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन नंबर 18, इफ द वैल्यू ऑफ आर, यदि आर का जो मान है कण की बल के क्षेत्र से केंद्र की दूरी, ये जो आर जो हमारे पास था वो दूरी तो थी, विल बी मैक्सिमम, और 1 अपॉन आर विल बी मिनिमम एंड 1 अपॉन, आप जानते हैं कि यदि आर कम होगा तो 1 अपॉन आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में यदि हम ये कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में यदि हम थीटा बराबर थीटा 0 रखें, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर थीटा 0 रखें या फिर थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल्स टू 0 रखें, तो कोस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। 1 अपॉन आर की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इस मीन्स आर की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो थीटा बराबर थीटा 0 की यदि हम कंडीशन लें तो cos थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो L अपॉन आर मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे यदि हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस ई, तो 1 अपॉन आर मिनिमम, L को हम यहाँ से नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन आर मिनिमम क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई अपॉन एल। इस केस में पॉइंट x जो हमने पीछे डायग्राम दिखाया था उसमें ये वाला जो पॉइंट था बच्चों x, ये पॉइंट क्या कहलाता है, पेरिजी कहलाता है यानी कि उपभू कहलाता है। इफ थीटा 0 इज इक्वल्स टू 0 तब कक्ष का पथ का सूत्र क्या होगा, L अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब क्या होता है, कण की दूरी बल के केंद्र से अलग अनंत हो सकती है। कण की दूरी जो है बल का जो केंद्र हम लगा रहे हैं उससे अनंत तभी होगी जब वो पथ जो हमने डिसाइड किया है वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा या फिर अपरिबद्ध होगा। बाउंडेड यदि कर्व है यानी कि बंद कोई कर्व है तो उसके लिए आर का मान क्या होगा बच्चों, फाइनाइट से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि आर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी, अनंत नहीं होगी, ठीक है। अब यदि हम ई बराबर 0 माने, ई बराबर 0 होगा तो बच्चों एल बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस पथ की आकृति क्या होगी, वृत्ताकार होगी या फिर सर्किल होगी। यदि ई का मान हम लेस देन 1 ले, 1 से कम ले, तो कण की पथ की आकृति क्या होगी, दीर्घवृत्त होगी तथा उपभू यानी कि पेरिजी के ठीक सामने वाला बिंदु दूरस्थ बिंदु होगा जो कि अपभू यानी कि अपोजी कहते हैं।
जब ये हाइपरबोला होगा, ये हाइपरबोला जो होता है ना बच्चों, ये इलिप्स जो होता है, सॉरी इलिप्स जो होता है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये तो हमने क्या मान लिया, उपभू मान लिया, यानी कि पेरेजी मान लिया। इसके जो बिल्कुल सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है, यानी कि इसका सामने वाला ये पॉइंट क्या होता है बच्चों, अपभू होता है, यानी कि अपोजी होता है। ठीक है, अपोजी के लिए क्या होगा बच्चों, ये देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो है क्या है, आर मिनिमम है, मूल बिंदु से आप देख भी सकते हैं, और ये क्या है, आर मैक्सिमम है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पेरेजी है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, एपोजी है। अब आप देख सकते हैं एपोजी के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल पाई के बराबर है, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू -1 है। cos थीटा -1 है, इट मीन्स सबसे कम वैल्यू है, तो r इस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और 1/r क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हमें 1/r मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 1 - e/L। ये आपकी इक्वेशन नंबर 21 आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 19 थी, जो कि हमें 1/r मिनिमम प्राप्त हुआ था, वो उसमें इक्वेशन नंबर 21 को यदि हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, r मैक्सिमम अपॉन r मिनिमम इज इक्वल्स टू 1 + e/1 - e। यहां से हम यदि e की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, r मैक्सिमम - r मिनिमम अपॉन r मैक्सिमम + r मिनिमम। ये आपकी इक्वेशन नंबर 22 आ गई। अब 19 तथा 21 से, 19वीं इक्वेशन हमारी ये थी, 21वीं इक्वेशन ये थी, इन दोनों को यदि सॉल्व करके हम e को विलुप्त करें तो हमारे पास यदि हम L की वैल्यू निकालें r की फॉर्म में, तो L की वैल्यू क्या आएगी, 2r मैक्सिमम r मिनिमम अपॉन r मैक्सिमम + r मिनिमम। e की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, इसेंट्रिसिटी की L की वैल्यू आपके पास ये आ गई। इसका मतलब क्या होता है, कण के दूरस्थ तथा निकटस्थ बिंदुओं पर त्रिज्य वेग का मान 0 हो जाता है। कण का जो ये वाला पॉइंट होता है, इट मीन्स दूर, सबसे दूर वाला और सबसे पास वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पर जो रेडियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है बच्चों। तो v रेडियल बराबर क्या हो जाएगा, dr/dt इज इक्वल टू 0। r का मान, dr/dt का मतलब क्या है, r कांस्टेंट है, इट मीन्स ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो r समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। इस स्थिति में सदिश को वेक्टर वेलोसिटी v सदिश r के ऊर्ध्वाधर होता है। तो बच्चों ये आपकी जो सेंटर फोर्स की इक्वेशन यहाँ पर खत्म होती है, और नेक्स्ट हम इसकी एनर्जी और केपलर्स लॉ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपकी यूनिट का लास्ट टॉपिक है। थैंक यू।